16 में और मैं हूँ आपके साथ शिवानी मानकरी। हम रोज आपके लिए सहारा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आते हैं, लेकिन मैं आज सहारा से नहीं बल्कि राजनीति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाने वाली हूं, जिसको बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं मेधा पाटकर जी, जो कि भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता तथा समाज सुधारक, साथ ही नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। नमस्कार मैम, सत्ता पर बैठे हुए लोग आपको अर्बन नक्सली बोल रहे हैं और विकास विरोधी बोल रहे हैं, साथ ही नर्मदा परियोजना का विरोध करने वाले भी बोल रहे हैं। इसको लेकर आप हमें क्या बताना चाहेंगे? देखिए, ये अभी गुजरात चुनाव दरवाजे में है, द्वार पर खड़े हैं, इसलिए हो रहा है। इसके बारे में कोई भी समझ सकता है जो बुद्धिमान ही नहीं जागरूक है। और गुजरात के चुनाव में ये नर्मदा का मुद्दा अभी फिर बरसों बाद क्यों आया है? बीच में तो 2 चुनावों के कभी ये नर्मदा पर बात नहीं करते हैं, केवल सरदार पटेल स्टैचू पर करते हैं, पर्यटन पर करते हैं। लेकिन कभी भी मोदी जी ने तो किसी भी उद्घाटन में बांध भर पे पानी भरने के समय भी विस्थापित शब्द भी नहीं उच्चारा है। लेकिन आज वो नर्मदा को लेकर क्यों इतना प्रचार कर रहे हैं? हर जिले में जाकर कच्छ से लेकर आनंद तक उन्होंने जो बयान दिए हैं, उसमें उन्होंने हमें ही अर्बन नक्सल एक प्रकार से कहा है और औरों को भी कहा है। पर अर्बन नक्सल का उनका मतलब क्या है, ये समझ के बाहर है, क्योंकि नक्सलाइट्स तो कभी अर्बन यानी शहरी होते ही नहीं थे और हमने कभी नक्सलिज्म का मार्ग अपनाया ही नहीं। हमने कभी एक पत्थर उठाया नहीं। हमने कभी ये भी नहीं कहा कि हिंसा का उपयोग करो और उससे अपना हासिल करो उद्देश्य। हम तो पूरे गांधी के मार्ग पर, सत्य और अहिंसा पर चलने वाले हैं। मेधा जी, जैसे कि चुनाव आने वाले हैं, तो उसको लेकर अचानक से ये जो नर्मदा मुद्दा है ये उठ गया है, तो आप इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या ये एक रणनीति है? क्या हुआ है, बिल्कुल ये रणनीति है, ये चुनाव नीति भी है। क्योंकि चुनाव में कोई भी पार्टी क्या करती है कि एक अंदाज लेती है कि लोगों का वोट मिलेगा तो किस मुद्दे पर और नहीं मिलेगा तो किस मुद्दे पर। तो आज ये साफ हो गया है कि मोदी जी को इतना समय गुजरात में देना पड़ रहा है क्योंकि उनका संघर्ष और उनकी स्पर्धा आम आदमी पार्टी से है। मैं उस पार्टी की सदस्य भी नहीं है, मैं उस पार्टी में हूं नहीं, किसी भी पार्टी में हम नहीं है। लेकिन ये बस आरोप लगाते हैं कि हम लोग उनके साथ जुड़े हैं। ये तद्दन झूठ मेधा है। जी, बिल्कुल अभी चर्चा उड़ी थी कि आपको आम आदमी पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार बनाया जा सकता है, तो आप इसको लेकर क्या करेंगे? क्या इतने बड़े प्रधानमंत्री ये जानते नहीं कि जिस पार्टी के जो व्यक्ति सदस्य नहीं है वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकती है? और मैं चुनावी राजनीति में हूं नहीं, हमारा आंदोलन भी चुनावी राजनीति में नहीं है। कुछ महीनों तक हम लोग चुनाव में उतरने का सोचकर गए थे, अन्यों के आग्रह से हम लोग तत्काल बाहर आ गए। और हम लोग जन आंदोलनों की राजनीति ही मानते हैं जो सत्ता और जनता के बीच का संबंध ठीक करने वाली होती है। आज मैं आपको बता रही थी कि ये जो चुनाव को लेकर रणनीति बना रहे हैं वो इसीलिए क्योंकि उनको अंदाजा आ गया है कि गुजरात को सरदार सरोवर के नाम से फंसाया गया है। वही सुरेश मेहता जी ने एक आर्टिकल का टाइटल ये दिया था कि गुजरात के 6 करोड़ जनता को सरदार सरोवर के नाम से फंसाया गया है। तो लोगों को जो जो आश्वासन दिए नर्मदा को लेकर वो पूरे नहीं हुए। पानी कोका कोला जैसी फैक्ट्रीज को दिया, बड़े बड़े शहरों को दिया, लेकिन छोटे शहर और गांव आज भी काफी सारे वंचित रह गए हैं। तो फिर इसका जवाब वो उलटकर चुनाव में उनके वोट्स नहीं मिलेंगे गुजरात के, इसीलिए दे रहे हैं कि उन्होंने नहीं, हमने रोका सरदार सरोवर का लाभ। सरदार सरोवर का काम रोकना पड़ा, केवल 4 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रोका, बाकी तो चलता रहा। पर वो भी इसलिए रोकना पड़ा क्योंकि इन्होंने विस्थापितों का पुनर्वास नहीं किया, उसका आग्रह नहीं पकड़ा। विश्व बैंक ने भी पैसा बंद कर दिया इस बांध का क्योंकि उन्होंने 1.5 साल तक अंतरराष्ट्रीय बहुत ही जाने माने जज, यूएनडीपी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, इकोलॉजिस्ट, इनकी मोर्स कमीशन बनाकर जांच करवाई और उस जांच से जो निकला उसके आधार पर विश्व बैंक ने कहा
कि ये सही विकास नहीं है, इसमें प्लानिंग भी नहीं हुआ है। जो बात सुप्रीम कोर्ट के भी 2 विरुद्ध 1 जज के जो जजमेंट आया 2000 में, उसमें भी कहा गया है, बात साफ है कि इनको अब डर है कि नर्मदा के कारण वो वोट खो देंगे गुजरात की जनता का, जो समझ गई है कि उनको इतने सालों तक भ्रमित करके रखा गया कि कच्छ, सौराष्ट्र, जामनगर जैसे जिले में भी जब हमारी पब्लिक डिबेट हुआ था तो सरकार के नुमाइंदे मंत्री भी आए थे और हम भी आए थे, और रात को देर तक चली हुई हजारों की मीटिंग में जब बाबूभाई जसभाई पटेल उस समय के मंत्री महोदय ने कहा था कि जामनगर भी हरा भरा हो जाएगा, और ऐसे नक्शे वो लेके आए थे जिसमें हरा रंग जामनगर जिले पर लगा था, तो लोग खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, जामनगर में पानी नहीं देने वाले। जामनगर में पानी आज भी नहीं मिला है। नेता जी, आप कैनाल मानती हैं कि ये चुनाव को लेकर ही रणनीति बनाई जा रही है, नर्मदा आंदोलन को लेकर? नर्मदा बिल्कुल, आंदोलन एक मोहरा बन गया है। बिल्कुल बिल्कुल, जी। नहीं तो नेता जी, हमारा पिछले दिनों एक चर्चा उठ रही थी कि आपकी गिरफ्तारी हो सकती है, तो कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए, आज देश में ऐसी स्थिति है कि जो भी व्यवस्था पर सवाल करेंगे, जो भी असत्यवादी विकास नियोजन के सामने सत्य सामने लाएंगे, जो भी जहां अन्याय अत्याचार हो रहा है दलितों पर, आदिवासियों पर, महिलाओं पर भी, या मीडिया में भी झूठापन असत्य फैल रहा है, उस पर बिल्कुल। सवाल करेंगे तो वो जेल में जा सकते हैं। जी। उसको तो पुलिस बल के आधार पर, यानी पुरुष प्रधान पाशवी बल के आधार पर जो ऐसा कार्य करते हैं जो अजनतांत्रिक होता है, हिंसक होता है, उसको कौन रोक सकता है। लेकिन हमारा विश्वास है कि हमने जो कार्य किया है वो सही है, वो कानूनी है, और हमारे ऊपर जैसे आरोप इन्होंने लगाए, एक कोई भी युवा जिसका दर्शन भी हमने नहीं लिया है आज तक, एक पर्ची भेजता है शिकायत के नाम पर और कुछ घंटों में उस पर से एफआईआर दाखिल होता है, और उसमें ये कहा जाता है कि हमारी जीवनशालाएं चली ही नहीं है, चल ही नहीं रही है। आपको क्या मैं बताऊं, जब पुलिस जीवनशाला का की जांच करने के लिए ऐसे हमारे एक गांव में पहुंचते हैं, वो भी हाथ मिलाते हैं, हमारे आदिवासी समिति के सदस्य को देखकर खुश होते हैं। वो देखते हैं कि हमारे बच्चे भी कैसे हैं और कैसे पहाड़ी क्षेत्र में हमारा कार्य चल रहा है, हमारे बच्चे कितने स्पोर्ट्स में माहिर है, नाट्य नृत्य कल्चरल में। लेकिन कौन कहेगा इनको कि ऐसे नर्मदा किनारे जो डूब गई और सरकार ने पत्रे की शेड में बांधी, ऐसी शाला के बच्चे जो अमृत महोत्सव भी मनाते हैं, वो अपने आदिवासी क्षेत्र की संस्कृति, प्रकृति, ये सब के बारे में सीखते हैं, और गांव ऐसे घर बनाकर शालाएं चलाने में मदद करते हैं। तो ये जो भ्रमित करने वाले आरोप करते हैं, वो इतने आरोप झूठ है, और उसके बारे में अभी भी वो रोविंग इंक्वायरी, एक अत्यधिक इंक्वायरी जांच के नाम पर हमारे कागज लेना, जांच करना, हर एक मुद्दे पर हमारे ट्रस्टीज जो बहुत ही जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता है, कोई भूतपूर्व यूनिसेफ की अधिकारी रही है, उनको भी टारगेट करना, ये सब कर रहे हैं। केवल इनको आंदोलन खत्म करना है, आंदोलन को बदनाम करना है, और शायद हमको जेल में डालना है। अगर आपके शब्दों में हम कहें तो कि सच्चाई के लिए बोलना आज के समय में एक अपराध बन चुका है। बिल्कुल। और क्या जानकारी देना चाहेंगे आप हमें? नहीं, बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि नर्मदा के संदर्भ में पर्यावरण का मुद्दा भी बहुत महत्व का है जी। और लाभ भी क्या सही निकले हैं सरदार सरोवर जैसे बांध से, ये भी सही मुद्दा है। नर्मदा के तो बाकी बांधों के विस्थापितों को जमीन एक को भी नहीं दी सरकार ने। बरगी बांध के विस्थापित आज भी संघर्षशील है, जबकि 1970 के दशक में बांध बना और वहां भी हमको जेल में रहना पड़ा था और मछुआरों का हक दिलाना पड़ा था। डूबी हुई जमीन जब खुलती है तो उसको लीज पर दिलवाना पड़ा था। लेकिन आज सरदार सरोवर जैसे बांध के संदर्भ में हमने जो सवाल उठाए, उसमें पर्यावरणीय सवाल होना क्या गलत है? पर्यावरण पर असर आज भी इतना गंभीर आया है कि नर्मदा में समुंदर घुस के आया है। वो 2013 में तो 80 किलोमीटर तक करीबन आया था, अभी 30-40 किलोमीटर तक है, तो उसने नदी को खारी कर दी।
आज नदी बर्बाद हो गई है क्योंकि इर्द गिर्द का जंगल जब डूबता है और डूब के नाम पर माफिया खत्म भी करते हैं, आदिवासियों को दोष देते हैं, लेकिन उस जंगल के खत्म होने से क्या होगा? नदी धीरे धीरे कम पानी होते हुए मृतवत दिखाने लगती है। आज वही हुआ है। आज गर्मी में सिकुड़ जाती है नर्मदा, और फिर भी इस नर्मदा में कोई राजनेता बड़ा क्रूज यानी वाहन चलाने की बात करता है तो क्या कहे? नर्मदा में आज मछुआरों को जीना है, पशुपालकों को जीना है, चरागाह डूब चुके हैं, और जो नहरें बनी हैं उसके भी गंभीर असर पर्यावरण पर होते हैं। इर्द गिर्द की कई सारी जमीनें गांवों की जल जमाव से, क्षारीकरण से बर्बाद होती है, वो भी हो चुका है। कैनाल बार बार फूट रहे हैं गुजरात में, मध्य प्रदेश के ऊपर के बांधों के भी कई कैनाल्स फूटे हैं। ये क्यों? क्योंकि कैनाल निर्माण में भ्रष्टाचार होता है। पर इसके अलावा कई सारे गांव में टापू के प्रदेश बने हैं, कई सारी जमीन जिसको जलाशय ने घेरा है वो धंस रही है। ये सब किसान भुगत रहे हैं, तो किसान संघर्ष नहीं करेंगे, अहिंसक सत्याग्रही नहीं बनेंगे? हम जब ये सवाल पूछ रहे हैं तो मोदी जी ने अब तो हद कर दी है। उन्होंने देश भर के पर्यावरण मंत्रियों को बुलाया। एकता नगर नाम की एक जगह जो नर्मदा जिले में ही है, लेकिन नर्मदा जिले में बांध के इर्द गिर्द के 6 गांव जो 1961 में उजाड़े गए, जिनको 80 से 200 रुपया गुजरात सरकार ने दिया था, उनको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ही केवल अपने शिलान्यास के भाषण में कहा था कि पहले इनको बसाओ। पर वो शिलान्यास सरदार सरोवर का नहीं था। उस समय 162 फीट का बांध था, सरदार सरोवर 455 फीट का है, जो बाद में 1979 में निर्णय हुआ, और उसको महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों ने, भारतीय जनता पार्टी की पूर्व की पार्टी जनसंघ ने भी पूरा विरोध किया था। लेकिन ये पर्यावरणीय असरों को नजरअंदाज करते हुए ये बांध को आगे ढकेला है जिन्होंने, वो पर्यावरण मंत्रियों को क्या सुना चुके हैं। उन्होंने अभी भाषण दिया जो कहीं भी होगा भी नेट पर, आप सुनिए उसको। उन्होंने कहा कि ये जो अर्बन नक्सल रोकते हैं उसका आधार होता है एनवायरमेंटल क्लियरेंस, पर्यावरणीय मंजूरी, और इसीलिए पर्यावरण मंजूरी में आपने समय नहीं बिताना चाहिए। मतलब आपने सही जांच भी नहीं करनी चाहिए। आपने 2013 का भू अधिग्रहण कानून या 1986 का पर्यावरण सुरक्षा कानून, इसका भी अमल नहीं करना चाहिए। पर्यावरण मंत्रियों को प्रधानमंत्री अगर ये दिशा देते हैं और कहते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए आपको एनवायरमेंट क्लियरेंस को लेकर रोक नहीं लगानी चाहिए। अब वो चीते को लाते हैं अफ्रीका से, वो तितलियां छोड़ते हैं बांध पर खड़े रहकर, वो पर्यावरण और पर्यटन को जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन पर्यावरण मंत्रियों को क्या संदेश दिया है उन्होंने कि पर्यावरणीय मुद्दों को नजरअंदाज कर दीजिए। यानी कानून का उल्लंघन ही नहीं, संविधान का उल्लंघन है, क्योंकि जीने का अधिकार, आजीविका का अधिकार और आधार प्राकृतिक संसाधन होते हैं। ये आज क्लाइमेट चेंज पर चर्चा में दुनिया जानती है। तो इसीलिए आज केवल और केवल विकास के नाम पर कॉर्पोरेटीकरण और कंपनियों के, उद्योगपतियों के मुनाफा में अधिक से अधिक बढ़ोतरी जो करना चाहते हैं, वो जल, जंगल, जमीन, मछली या रेत, खनिज, किसी की भी परवाह नहीं कर रहे हैं। वो सब केवल दान धर्म के ऊपर नर्मदा आंदोलन को लेकर कई तरह के आरोप भी लगे हैं, तो वो कौन कौन से आरोप हैं जो आप पे लगाए जा रहे हैं? एक तो मैंने बताया, जीवनशाला चलती ही नहीं है। अभी अभी के फोटोग्राफ्स आपको मेरे सामने रखे। और दूसरा आरोप लगाया है कि जीवनशाला के नाम पर, आदिवासियों की शिक्षा के नाम पर हमने करोड़ों का चंदा इकट्ठा किया, जो एक फंदा था और जिसमें हमने जनता को भ्रमित किया। हमारे जो दाता है वो क्या भ्रमित होने वाले निर्बुद्ध है? वो क्या आकर झाला देखते नहीं है? नहीं देखे होंगे तो पढ़ते नहीं है। सब कुछ है। कल भी महाराष्ट्र टाइम्स में एक आर्टिकल जीवनशालाओं पर आया है, लेकिन इस सबको वो भुलाना चाहते हैं। और जो 36 साल से 30 साल से चल रही जीवनशाला, 37 साल से चल रहा आंदोलन, संघर्ष और निर्माण
दोनों को मानता है, ये मानते हैं कि हम केवल विकास विरोधी है, जो बिल्कुल गलत आरोप है। और ये हेरा फेरी का आरोप तो विरोधी दलों पर करते हैं। हम समझ सकते हैं चुनाव में इनका संघर्ष नहीं, स्पर्धा है, पर हमारे साथ ये स्पर्धा क्यों? हमारे साथ बातचीत संवाद तो कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती ही नहीं है। कांग्रेस की सरकार थी तब तक संवाद होता रहा और होता भी है। तो आज ये जो बीजेपी एक की ओर से विरोधाभास आपके दिख रहा साथ है, कोई भी संवाद नहीं किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी संवाद नहीं किया। इतना बड़ा भ्रष्टाचार 7 साल कोर्ट में लड़कर आयोग को स्थापित करवाकर हमने निकाला, जिसमें 1600 फर्जी रजिस्ट्रियां निकल गई, जो दलाल और अधिकारियों ने मिलकर किया, ये आयोग का रिपोर्ट बताता है। लेकिन इतने 15 सालों के अपने सत्ता काल में शिवराज सिंह चौहान सरकार ने कभी भी चर्चा नहीं की, पर हम लोगों ने उपवास भी किए, धरने भी किए, मेधा जी, और समय हम की लोगों कमी ने होते हुए हासिल मैं भी आपसे किया। जी मेधा जी, हासिल समय की कमी होते हुए मैं आपसे आखिरी और अगला सवाल कर लेती हूँ कि जैसे कि गृह मंत्री शाह ने बोला कि आपकी गुजरात में आपको लेकर राजनीति में ये कहा जा रहा है कि आपको घुसाने की कोशिश की जा रही है, साथ ही पार्टी में आपको राज्यसभा भेज रही है, पार्टी आपको राज्यसभा भेज रही है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अमित शाह की ओर से ये आरोप लगा है आपकी ओर कि गुजरात की राजनीति में पिछले दरवाजे से आपको घुसाने की कोशिश की जा रही है। ये तो उनका झगड़ा है आम आदमी पार्टी से, जिसकी मैं सदस्य भी नहीं हूँ। इस पर जवाब देना है तो आपको आम आदमी मोहरा पार्टी बनाया के जा रहा है इस चीज को लेकर। बिल्कुल। आप देखिए ना, जो आर्टिकल्स आए टाइम्स ऑफ इंडिया में स्वामीनाथन अय्यर नाम के एक जाने माने कॉलमिस्ट से, उसमें भी इतनी गलत बातें हैं कि ये पढ़कर ही समझता है कि उन्होंने ना सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स पढ़े हैं, ना कानून पढ़ा है, ना नीति पढ़ी है, ना ही धरातल की स्थिति देखी है। तो ये सब राजनीति के अलग अलग माध्यमों का उपयोग करते हैं, अलग अलग साजिशें रचते हैं। वो एक कॉन्स्पिरसी है, वो कॉन्स्पिरसी अगेंस्ट स्टेट हम कर रहे हैं ऐसा कहते हैं। हमारी कोई कारस्थानी प्रक्रिया नहीं होती है। हम सत्यवादी और संवादवादी ही रहना चाहते हैं। और अगर उनको कोई भी आरोप हम पर लगाने हैं तो हमने पहले ही दे दी है चुनौती, आह्वान भी किया है नम्रता से कि आप एक पब्लिक जगह पर पब्लिक मंच लगाइए, चुनाव के पहले लगाइए, तत्काल हमें बुलाइए और हर मुद्दे पर वहां खुली बहस जनता के सामने कीजिए। हम जरूर तैयार रहेंगे उसके लिए भी। जी मेधा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। साथ ही मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि हमारे चैनल के लिए आप कुछ शब्द, जो हमारी जनता जो ये वीडियो देख रही है उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो कहूंगी कि T15 एक हिम्मत की बात है। T15 ने जो हिम्मत से ये सब सवालों पर अपने माध्यम का उपयोग करके सत्य को उजागर करने का मौका हमें दिया, वो धन्यवाद के पात्र है। और इस प्रकार के माध्यमों का आज के जनतंत्र में बहुत महत्व है, योगदान है, जो आप जारी रखेंगे, ये हमारा विश्वास। बहुत बहुत शुक्रिया मेधा जी, हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, साथ ही हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थी हमारे साथ मेधा पाटकर जी। तो कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। बने रहिए द न्यूज़ 15 के साथ। नमस्कार।